हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वाले क्लासेस में आप लोगों को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में बताया गया। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बताए थे। एक था पहला RLVP, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेव प्रेशर। नंबर 2 इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नंबर 3 इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड नंबर 4 इज ऑस्मोटिक प्रेशर। Today we will discuss about the numericals related to osmotic pressure, reverse osmosis, isotonic solution, hypertonic solution, hypotonic solution, dissolve. Okay? तो देखिए एक न्यूमेरिकल दिए है, कैसे बनेगा उसको समझना है। क्या दिया हुआ है कि एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है, दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। क्या दिया हुआ है? एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब। उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए एक सॉल्यूट का यूज किया गया है और वो सॉल्यूट कौन है? शुगर है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ ही रहा होगा। और वो कितना लिया गया है? 1.71 ग्राम। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में शुगर जो है वो सॉल्यूट का काम करेगा। यहाँ पे हमने इसको B मान लिया। आपको हम बताएं सॉल्यूट को हमेशा B मानिए। इसका वेट दिया हुआ है WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो WB का वैल्यू दिया हुआ है 1.71 ग्राम। इसके मोलर मास को आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके फॉर्मूला से कितना आ जाएगा? 342 ग्राम पर मोल, है ना। क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ था? दिया हुआ था वॉल्यूम कितना दिया हुआ बाबू? वॉल्यूम दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होगा? लीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इज इक्वल टू लिख सकते हैं 500 मिलीलीटर। बात समझ में आ रहा है? 500 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 500 मिलीलीटर। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 1 मिलीलीटर, है ना। ध्यान रखना इसको। तो इसको लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? वॉल्यूम इज इक्वल टू 500 बाई 1000 करेंगे तो किस में आ जाएगा? ये लीटर में। ये 20 कट गया यहाँ से, कितना आ गया? 0.5 लीटर आ गया वॉल्यूम। अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? लेकिन टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर कितना दिया हुआ बाबू? टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन, है ना। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300 केल्विन। कैलकुलेट क्या करना है? तो कैलकुलेट करना है OP, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने क्या माना है? पाई, और पाई का वैल्यू आपको कैलकुलेट करना। OP मतलब क्या हो गया? ऑस्मोटिक प्रेशर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, और वो क्या है फॉर्मूला? पाई इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू R इंटू T बाई V, एंड V ऑलवेज शुड बी इन लीटर। वॉल्यूम को हमेशा किस में रखना है? लीटर में रखना है। तो देखिए WB का वैल्यू कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 1.71, R का वैल्यू 0.083, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 300, है ना। MB का वैल्यू कितना है? 342, और वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 0.5। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा? 5/10 इज इक्वल टू 0.5। इस यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना जीरो आ जाएगा? 1 2 3। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो कितना जीरो आएगा? ऊपर 1। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे कितने जीरोज आ जाएंगे? 2। 1 2 3 4, इस तरह से कट गया। ठीक है, 1 0 और कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, ऊपर से 3 0, नीचे से 3 0 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा? पाई इज इक्वल टू 171। 83 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा? 249 बाई कितना हो जाएगा ये? तो 342, है ना, इंटू 5 इंटू 100। ठीक है, अब ये जो है 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा पाई का वैल्यू? पाई इज इक्वल टू 249 डिवाइडेड बाई 5 to the 10, और यहाँ पे 2 0 पहले से है, मतलब 3 0। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 0.249। इसका यूनिट किस में हो जाएगा? बार में, क्योंकि पाई का वैल्यू R के यूनिट पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ ATM है तो ATM में देना है आंसर, अगर यहाँ पे बार है तो बार में देना है। ठीक है, क्योंकि ये भी
प्रेशर है एक तरह का, इसलिए प्रेशर का यूनिट हमेशा किस में देना है, बार में या फिर एटीएम में। ठीक है, चलो तो पाई का वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, नोट कर लो। ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब कोई एक एक्वस सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ प्रोटीन, मतलब वो सॉल्यूशन किसका है, प्रोटीन का है, मतलब प्रोटीन को डिसॉल्व किया गया किसमें, वाटर में। तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म हो गया बाबू कि सॉल्यूट कौन होगा, प्रोटीन होगा। तो यहाँ पे हम बना सकते हैं इसको इस तरीके से कि प्रोटीन जो है वो सॉल्यूट है, प्रोटीन को हमने क्या मान लिया, तो सॉल्यूट तो बी हो गया। इसका वेट कितना दिया हुआ है, तो कह रहा है कि 1.26 ग्राम कितना प्रोटीन है, और देखिए लिखा 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेट दिया हुआ 1.26 ग्राम। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि जो ये सॉल्यूशन है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है एट 300 केल्विन, 300 केल्विन पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कितना है, 2.57। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 2.57। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन, यानी कि इस प्रोटीन का आपको कैलकुलेट क्या कर लेना है, मोलर मास। ठीक है, क्या दिया हुआ है इसका, तो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम यानी कि V लिख लेते हैं, है ना, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं हम, V लिख लेते हैं। वॉल्यूम को V से डिनोट कर सकते हैं, कितना दिया हुआ वॉल्यूम, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको पहले लीटर में कन्वर्ट कर लो, कैसे कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, मिली लीटर, और मिली लीटर को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1000 से डिवाइड कर लेंगे, है ना। तो 2 0 यहां से कैंसिल हो गया, कितना आ गया वॉल्यूम, 0.2 लीटर। आगे क्या दिया हुआ था, तो दिया हुआ था यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू, कितना दिया ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर को शॉर्ट में ओपी लिखोगे। यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, है ना। पाई का वैल्यू दिया हुआ है। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर यानी कि टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, है ना। बात समझ में आ ही रहा है। अब कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, मोलर मास। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं उसी को अप्लाई करेंगे। वी नो दैट, जो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं थोड़ा देर पहले आपको बताएं, वी नो दैट पाई इज इक्वल टू क्या बताया गया, WB इंटू R इंटू T बाई MB इंटू वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। ठीक है, तो चलो देखो यहाँ पे कैसे निकालोगे MB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पता चल ही रहा है ना। MB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, MB इज इक्वल टू लिख सकते हैं WB इंटू R इंटू T बाई पाई इंटू V, एंड V शुड बी इन लीटर। ठीक है, तो पाई यहाँ पे MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MB इज इक्वल टू WB का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.26, R का वैल्यू 0.083, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300, पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.2। और इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर लेंगे, मोलर मास। किसमें आएगा मोलर मास, हमेशा ग्राम पर मोल। बात समझ में आ गया। ठीक है, डिवाइड कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आया कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। तो 2 क्वेश्चन बना लिए, समझ में भी आ गया, कहीं कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए। देखिए अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है उसको समझिए। ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस समझने के लिए आपको पहले समझ लेना होगा ऑस्मोसिस, जो प्रीवियस क्लास में आपको हम बताए थे। ठीक है, एक बार फिर से आपको हम याद दिलाए थे। एक कंटेनर ले लिए और उस कंटेनर को, है ना, उस कंटेनर में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दिया गया, और इस तरफ हमने क्या ले लिया, सॉल्यूशन, और इस तरफ क्या ले लिया गया, सॉल्वेंट। तो आपको हम क्या बताए थे, सॉल्वेंट इस तरफ ज्यादा है और इस तरफ सॉल्वेंट क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन है।
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो ये मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, किसका मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट का मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, किस तरफ, सॉल्यूशन की तरफ, किससे पास होते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास होते हुए। और इस फेनोमेनन को क्या बताए थे, ऑस्मोसिस कहते हैं। लेकिन अगर इस मूवमेंट को स्टॉप करना है तो सॉल्यूशन के तरफ क्या बताया गया था, एक्सटर्नल प्रेशर लगाया जाता है, और वो मिनिमम होता है, इतना ही प्रेशर लगाना है कि मूवमेंट केवल क्या हो जाए, रुक जाए, है ना। उस एक्स्ट्रा प्रेशर को क्या नाम दिया गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। क्या नाम दिया गया था बाबू, ऑस्मोटिक प्रेशर। मानो कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपने कैलकुलेट किया है वो क्या, कितना कैलकुलेट किया, 5 बार, यानी कि पाई का वैल्यू कितना है अभी, 5 बार। किस चीज के लिए, इस मूवमेंट को रोकने के लिए, ठीक है। अब हम वही काम कर रहे हैं, यहां पे एक कंटेनर ले लिए फिर से, और इस कंटेनर में फिर से लगा दिए क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस तरफ सॉल्यूशन ले लिया गया है। इस सॉल्यूशन का जो पाई है, पाई का वैल्यू वो कितना है, 5 बार। पाई का वैल्यू कितना है, 5 बार, है ना। और इस तरफ क्या रखा गया है, सॉल्वेंट। तो यहां पे प्रेशर लगने के कारण ये मूवमेंट रुक गया है, मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन की तरफ मूव नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहां पे आपको समझाए हैं। अब देखिए, अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दे देते हैं, मतलब आपने मान लीजिए यहां पे प्रेशर इससे भी ज्यादा, मानो 10 बार का प्रेशर दे दिया, दुगना कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये पिस्टन, हम बताए थे ना, ये पिस्टन धीरे धीरे क्या होगा, नीचे आएगा। जब नीचे आएगा तो सॉल्वेंट यहां से नहीं निकल सकता है, यहां से नहीं निकल सकता, लेकिन इस तरफ से, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और आपको पता है इसमें से क्या पास कर सकता है, केवल सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है अब सॉल्यूशन से सॉल्वेंट के तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये प्रोसेस ठीक क्या हो गया, रिवर्स हो गया। पहले क्या हो रहा था, मॉलिक्यूल सॉल्वेंट से कहां जा रहे थे, सॉल्यूशन की तरफ। लेकिन अब क्या हो रहा है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से कहां जा रहे हैं, सॉल्वेंट की तरफ। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर आपने अप्लाई किया, किस तरफ, सॉल्यूशन की तरफ। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गया, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। इसे छोटा सा डेफिनेशन हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आपको हम समझा दिए, एक छोटा सा डेफिनेशन लिख दिए। डेफिनेशन में क्या है कि आपको जो बताया गया वैसे ही कुछ लिखा गया है कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाए किस तरफ, सॉल्यूशन के तरफ, जो कि ज्यादा होना चाहिए किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो हम क्या बताए थे, सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूशन से बाहर निकलना स्टार्ट करता है, एंड द प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाता है, किससे पास होते हुए, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। और इसी फेनोमेनन को क्या कहा गया है, रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ गया ना, है ना। इसका एप्लीकेशन क्या है, RO इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। जैसे कि सी वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट्स होते हैं और वाटर भी होते हैं, तो उन सॉल्ट्स को वाटर से अलग करने के लिए किसका यूज किया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस का। ठीक है, नोट कर लीजिए। रिवर्स ऑस्मोसिस का टॉपिक समझ में आ गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम एक कंटेनर ले लिए और इसमें एक SPM लगा दिए। ठीक है, दोनों तरफ दो अलग अलग सॉल्यूशन ले लिए गए। यहाँ पे सॉल्यूशन A है और यहाँ पे सॉल्यूशन B है। सपोज करिए जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट किया गया तो आया 5 बार का, और इधर भी जब कैलकुलेट किया गया तो कितना आया, 5 बार का। मतलब जब दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू सेम होगा तो ऑस्मोसिस फेनोमेनन ऑकर नहीं होगा। मतलब सॉल्वेंट ना ही A से B की ओर जाएगा और ना ही B से A की ओर जाएगा। ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस फेनोमेनन यहाँ पे ऑकर नहीं होगा इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में। तो ऐसे सॉल्यूशंस को कहा जाता है क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। हम ऐसे कह सकते हैं कि टू सॉल्यूशंस
two solution having same osmotic pressure at a given temperature comma such solutions are called isotonic solution. ठीक है, क्या लिखा गया डेफिनेशन? दो सॉल्यूशन इनके ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू क्या होगा बाबू? सेम होगा एट अ गिवन टेम्परेचर, मतलब सेम टेम्परेचर पे, तो ऐसे सॉल्यूशंस को ही कहा जाएगा क्या? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर हो गया बात? कहीं इसको दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। देखिए अब आपको हम बताते हैं नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन के बारे में। इसको शॉर्ट में NS भी कहा जाता है। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन क्या होता है? नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो कि प्रिपेयर किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड, बट इसमें सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप कि 0.9% मास बाय वॉल्यूम aqueous solution of sodium chloride is called normal saline solution। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये आइसोटोनिक होता है किसके साथ? जो फ्लूइड पाए जाते हैं RBC के अंदर। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक with the fluid inside the red blood cells ब्रैकेट में RBC। इसीलिए नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन को बॉडी में इंजेक्ट करना आसान है, ये सेफ है, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। अगर बॉडी में NS को इंजेक्ट किया जाए तो सेफ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। यानी कि RBC ना ही स्वेल करेगा ना ही क्या होगा, ये श्रिंक करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि परसेंटेज हमेशा कितना होना चाहिए? 0.9। अगर इससे ज़्यादा या इससे कम हुआ तो RBC को नुकसान पहुंचेगा। RBC या तो स्वेल कर जाएगा या तो फिर श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको समझ लीजिए। जैसे मान लो कि आपने दो सॉल्यूशन लिया और दोनों सॉल्यूशन को सेपरेट कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ क्या? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इधर सॉल्यूशन B ले लिए और इधर सॉल्यूशन A ले लिए। ठीक है, इसका जो पाई का वैल्यू है वो मान लो 5 बार है और इसका पाई का वैल्यू कितना है? 3 बार। मतलब इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या है? ज़्यादा है, और इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इसके कंपैरिजन में क्या है? कम है। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन, जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन से क्या होगा? ज़्यादा होगा, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। यानी कहेंगे सॉल्यूशन हैविंग हाई osmotic pressure as compared to
other solution comma known as या such solution is called हाइपर मतलब ज्यादा, ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। समझ में आ गया? क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, उसको क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि हम कहेंगे सॉल्यूशन हैविंग लो osmotic pressure as compared to other solution comma such solution is called हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। क्या कहा जाएगा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करिए।